जय हिंद। इस वक्त जो है हम लोग विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार जो है सरकार ये चाहती है कि लोगों की जो समस्या है और भूमि से संबंधित वो एक ऐसे पैमाने पे लाया जाए जिससे कि वो संतुष्ट हों। क्योंकि जमीन का विवाद जो है कोर्ट में बहुत बार ऐसा देखा जाता है, वर्षों तक चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो लोगों को एक सर्वेक्षण करके, भूमि का सर्वेक्षण करके बिहार सरकार ने, पहले भी ऐसे सर्वेक्षण होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है बिहार में बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लिया गया है और पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है। कुछ पक्ष जो हैं वो इसको कहते हैं कि पहले भी हुआ था लेकिन वो डिजिटलाइजेशन है वो फेल हो गया। लेकिन लेकिन अब जो है सर्वेक्षण पर सरकार जो है अ, वो बहुत ही विशेष तवज्जो दे रही है और गांव गांव में अपने अधिकारियों को भेज रही है। इस वक्त बातचीत करने के लिए आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से श्री रत्नेश भारती जी हैं, जो बिहार सरकार के विशेष सर्वे सहायक बंदोबस्त अधिकारी, जो कि सह शिविर प्रभारी अगियाओं भोजपुर बिहार हैं। अभी अगियाओं में आप जानते हैं कि हम लोगों ने दौरा भी किया था, आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का, और वहां पर जो इंस्टीट्यूट है वहां पर भी जागरूकता फैलाया था। और बेरथ गांव में हम लोगों ने पॉजिटिविटी पे सेमिनार किया था। तो सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के अंतर्गत जनता की समस्याओं को लेकर आज हम उपस्थित हैं और श्री रत्नेश भारती जी से अपेक्षा है कि वो ऑथेंटिक जानकारी के साथ हमारे ग्रामीण भाइयों को एक सहूलियत दें अपने बयान से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण की जरूरत कैसे पड़ी, क्योंकि पहले जो हुए थे उसमें और इसमें क्या अंतर है। हम यहीं से शुरू करेंगे रत्नेश। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और सबसे पहले तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का परिचय देना जरूरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार ब्रिटिश शासन काल में ही इसका स्थापना किया गया 1772 के आसपास, 1772। इसकी विभागीय पद्धति जो है वो 1860 के आसपास से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेज शासन काल में वो अपना कार्यभार शुरू कर दिया। अब आते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी फिर से एक सर्वे की। सबसे पहला जो सर्वे किया गया वो अंग्रेजों के शासन काल में किया गया। 1894 से लेके 1920 के दरमियान में जो बीच के जो वर्ष है, उस समय अंग्रेजों के शासन काल के समय में सबसे पहला सर्वे किया गया। उसका नाम दिया गया कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, क्योंकि भूमि का विवाद हमेशा से ही बना रहता है और उस समय बहुत तरह की व्यवस्था हमारे समाज में थी, जैसे जमींदारी प्रथा। उस समय किन्हीं के पास बहुत ज्यादा जमीन होता था, किन्हीं के पास कोई उनकी जमीन को जोत कर अपना जीवन यापन करते थे। उसी तरीके से चली आ रही थी। अंग्रेजों के शासन में ही पहला सर्वे 1894 से लेकर 1960 के बीच में जो किया गया कैडेस्ट्रल सर्वे, उसी में भूमि का सर्वे कराया है। और भूमि का सर्वे हर तरीके से करवाना जरूरी भी था और आज के समय में भी जरूरी है। इसलिए अगर हम आज के समय में अगर देखें, अगर हम न्यूज़पेपर खोलें या अगर हम टीवी चैनल के माध्यम से देखें, तो जितने भी तरह के अधिकतर क्राइम जो हो रहे हैं, वाद विवाद जो हो रहे हैं, भूमि से जुड़े हुए बहुत सारे मामले हैं। जब 1894 से लेकर 1920 तक जब किया गया सर्वे, उसके बाद फिर एक और सर्वे किया गया जिसको डिविजनल सर्वे कहा जाता है, जो 1960 से लेकर 1990 के बीच में हुआ, जिसमें बिहार में सभी जगह पे ये नहीं हो पाया था। कुछ ही जिला वैसा था जहाँ पे ये सर्वे कंप्लीट हो पाया। उसमें से एक है भोजपुर जिला, जहाँ पे यहाँ पे कुछ पंचायत में
1967 के आसपास हुआ, कुछ पंचायत में लोग का बताते हैं, जैसा 1969-71 में यहाँ पे सर्वे कंप्लीट हुआ, रिविजनल सर्वे जिसको बोला जाता है। अब इसकी विशेष सर्वे की जरूरत क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है हमारे लिए। जो प्रीवियस में जितने भी सर्वे हुए, पिछले समय में जितने भी सर्वे हुए, उस समय इतना डिजिटल प्रचलन था ही नहीं, बिल्कुल भी। तो उस समय जितने भी सर्वे के कागजात जो तैयार किए गए, जैसे हम लोग खतियान जो जानते हैं, खतियान जो तैयार किए गए वो कागज पे बनाए गए। आज के समय में वो नष्ट हो चुके हैं, ज्यादातर नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि कागज रखते हुए भी वो खराब हो जाता है और नष्ट हो जाता है, उसमें दीमक के लगने की ये रहती है, वो नष्ट हो चुका है। अधिकतर जगह पे खतियान देखेंगे तो फटा पुराना मिलेगा या कहीं पे है ही नहीं। इसीलिए इसका जरूरत महसूस माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा हुआ कि इसको अब हमें, अब चूंकि हमारे पास सारी व्यवस्था है डिजिटाइज मोड में, इसको हम लोग कर सकते हैं सब। अब सारे जितने भी सर्वे इस बार को जो भी विशेष सर्वेक्षण नाम जो दिया गया, ये सारे सर्वे जो हो रहा है ये सारा डिजिटाइज वे में हो रहा है। तो इससे हम लोग जो पुराने समय में जो हमारा जो डॉक्यूमेंट जो बर्बाद हो गया है, इस बार नया सर्वे करके सारा रैयत का जो भी डॉक्यूमेंट है उनको उपलब्ध, नया खतियान उपलब्ध करा के डिजिटाइज मोड में भी उसको रखा जाएगा, उसको संधारित किया जाएगा कि भविष्य में फिर इस तरह का रैयतों को या रैयतों को किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना ना करना, क्योंकि बहुत जगह पे भी ऐसा है कि रैयत के पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। तो वो उपलब्ध नहीं होने का कारण यही है कि वो खतियान जो उनको उस समय जो दिया गया होगा वो खतियान आज के समय में नष्ट हो गया है। अब क्योंकि डिजिटाइज मोड में रहेंगे तो सारे लोग कभी भी ये एक क्लिक पे अपना सारा डॉक्यूमेंट निकाल ले सकते हैं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल रत्नेश जी, नए सूचना क्रांति के दौर में नए तरीके से बिहार सरकार अपने कदम उठा रही है, लेकिन खाता खेसरा और रकबा अगर ऑनलाइन नहीं हो, क्योंकि आप बता रहे हैं, तो रैयतों की रसीद कैसे कटेगी? जी, रैयतों को सब फिर से एक बार दोहरा सकते हैं, अच्छे से आवाज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि खाता खेसरा व रकबा अगर ऑनलाइन नहीं है अभी, जो कि आप करने जा रहे हैं, तो रैयतों की रसीद कैसे कटेगी? जो प्रपत्र में भरना है या उनको जमा करना है, तो कैसे? इसके लिए सरकार ने और विभाग ने बहुत ही सरल तरीका अपनाया है। इसमें रैयत को किसी प्रकार की परेशान होने का जरूरत नहीं है। रैयत के पास जो मिनिमम और मैक्सिमम, किन्हीं रैयत के पास कोई अगर रसीद ही उपलब्ध है सिर्फ, या किन्हीं के पास कुछ भी नहीं, तो जिनके पास अगर रसीद है तो वो रसीद के अकॉर्डिंग ही उसको फॉर्म में भर सकते हैं। फॉर्म में सारा विकल्प दिया गया है कि रैयत जिनका नाम नया नाम से खतियान बनना है, उनका खाता खेसरा रकबा तो उनको मालूम होगा क्योंकि उनके कब्जे में है जमीन। 99% लोग ऐसे हैं जिनका कब्जा में है जमीन, उनको खाता खेसरा रकबा मालूम होगा, उसके हिसाब से वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर उनके पास अगर किसी प्रकार की अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, कुछ कुछ मामले ऐसे आए हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि कब्जा हमारा है लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोगों ने उनको कहा है कि आप बस सिर्फ फॉर्म भरिए और खाता खेसरा रकबा वहां पे डिनोट आप करवा दें, और अभियुक्ति का जो कॉलम है रीमार्क्स में ये आप सारी बातें ये लिख दें कि ये खाता खेसरा रकबा इतना, रकबा संख्या इतना है, जिनका रकबा इतना है, खेसरा संख्या इतना है, वो हमारे कब्जे में है, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो उसको हम लोग फिर अंचल कार्यालय से जो खाता खेसरा का फॉर्म में जो हमें जो उपलब्ध करवाएंगे, उसको हम लोग अंचल कार्यालय से जानकारी जुटाएंगे। जिला कार्यालय से अगर अंचल के पास भी अगर किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन अगर उनके पास नहीं अगर उपलब्ध होगी, तो हम लोग जिला कार्यालय से भी हम लोग उसका उनके डॉक्यूमेंट को हम लोग कोशिश करें कि रिट्रीव हम लोग कर लें, और उसके आधार पर फिर हम लोग जांचोपरांत जो भी उनका अगर उनका सही अगर दावा रहेगा तो उनको जरूर उनका हिस्सा का जमीन उनके नाम पे उनका खतियान बनाया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं रत्नेश भारती जी।
तो सर्वे जो किया जा रहा है वो नक्शा के आधार पर किया जा रहा है या खतियान के आधार पर किया जा रहा है? इसको थोड़ा सा सर्वे जो किया जा रहा है सर, ये स्पेशल सर्वे है, चूंकि इसका मानचित्र एक तैयार कर लिया गया है। ऑर्थो मानचित्र जिसको बोलते हैं, सरकार की 3 कंपनियों के साथ करार था, जिन्होंने ड्रोन से और जो एरोप्लेन होते हैं उनके ऊपर कैमरा लगा के उनको पूरे बिहार के जितने भी आज के समय में जो स्थिति है भूमि की, उसके ऊपर से उन्होंने लगातार उसको अच्छे मौसम में उसको उड़ा करके अच्छी क्वालिटी का कैमरा के साथ आज का जो जमीन का जो नक्शा है, आज जो जमीन को उपलब्ध है, उसका एक नक्शा तैयार कर लिया। अब जब चूंकि वो नक्शा आज का परिस्थिति और जो पिछला सर्वे जो हुआ है 1970 के आसपास, उसका परिस्थिति दोनों में विभिन्नताएं हैं, उसमें विभिन्नताएं होंगी। क्योंकि उस समय का जो जमीन है और आज के जमीन में बदलाव हुआ होगा। कुछ लोग जमीन का बिक्री किए होंगे, कुछ लोग खरीदे होंगे, अपने उसके हिसाब से अपना मेड़ आर्ट तैयार कर लिए होंगे। तो ये हम लोग का उत्तरदायित्व है कि जो आज का नक्शा तैयार किया गया है, जिसको हम लोग एसएस मैप बोलते हैं, और जो पिछले सर्वे का जो मैप है उसको हम लोग आरएस मैप बोलते हैं, डिविजनल सर्वे। वो दोनों मैप को हम लोग एक ग्लास टेबल पे रख के वो दोनों मैप में विभिन्नता चेक करते हैं कि दोनों मैप में क्या विभिन्नता, आज का मैप और पिछला जो मैप है उसमें क्या विभिन्नता आ रहा है। उसके अनुसार से हम लोग फिर उसको रैयत का कागज के साथ फिर उसको मैच करेंगे। अगर कहीं पे कोई अगर बदलाव आया है तो वो बदलाव का कारण ये हो सकता है कि या तो बंटवारा हुआ है 2 भाइयों के बीच में, या तो उसमें बिक्री की गई है। तो जब वो हम लोग जब ग्लास टेबल पे वो जब मैप को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद उस जो खेसरा है, उस खेसरा का हम लोग उसका खाता, ये खेसरा जो है उसका हम लोग चेक करते हैं। इस खेसरा में क्या डेविएशन के कारण ये मैप में यहाँ पे इसको आइदर लाइनिंग आज के डेट में बनाई गई है, अगर मेड़ तैयार कर दिया गया है तो लाइनिंग तैयार की गई है, उसी हिसाब से हम लोग इस प्रक्रिया को तैयारी करते हैं। लेकिन रत्नेश भारती जी, आप नक्शा को आधार बना रहे हैं भूमि सर्वेक्षण के लिए और विशेष इसको ना दर्जा दे रहे हैं, तो खतियान से क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोगों के मन में प्रश्न है जो मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। जी, क्योंकि अभी हम लोग सर्वे का काम जब हम लोग स्थल पे जब शुरू करेंगे तो जो रैयत जो हमारे पास जो खतियान के साथ जो जमा कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो खतियान के आधार पे भी उनका ये जो खेसरा उनका दिखाया गया है, जो दर्शाया गया है, वो खेसरा को भी हम लोग उसमें जांच करेंगे और वहां पे भी मापी होगी। एक ईडीएस मशीन हर अंचल को दिया जा रहा है, हर सिविल को दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जिनको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के माध्यम से हम लोग सारे जमीन का सर्वे करेंगे। सर्वे करने के लिए ये हम लोग अभी तो ये मिलान कर रहे हैं कि क्या क्या विभिन्नताएं हैं, लेकिन जमीन पे हम लोग रैयतों का जो भी खतियान है, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से ही भी हम लोग उसको जांच करेंगे और उनका मापी होगा। किस गांव का किस समय 1900 जो पिछला जो 1970 के आसपास जो रिविजनल सर्वे हुआ है, उसी समय हर राजस्व ग्राम का एक त्रिसीमाना और मुस्तकिल का दिया गया था। त्रिसीमाना होता है जहाँ पे कहीं पे भी 3 गांवों का एक जहाँ पे 3 गांवों का सीमा मिल रहा है, तो वहां पे एक जंक्शन बनाया गया था, उसको एक डिनोशन पॉइंट दिया गया था। तो वो डिनोशन पॉइंट से ही हम लोग चूंकि पूरे ग्राम में ये सर्वे करेंगे, वो डिनोशन पॉइंट से हम लोग उठाएंगे और उसके बाद का आज के परिस्थिति के अनुसार सारे गांव का उनका खतियान के हिसाब से ही उनका हम लोग सर्वे करेंगे। और एक बात खतियान से थोड़ा सा ये हम लोग मैप से आज पे करने के हम लोग पहला परिस्थिति में हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि खतियान में क्योंकि हमारे पिताजी या दादाजी का नाम होगा, मूल जो रैयत होंगे वो हमारे दादाजी या पिताजी होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो अपने जमाने में या मेरे पिताजी के जमाने में कुछ जमीन उसमें से बिक्री किया गया, ऐसा हो सकता है। तो अगर उसमें से अगर कुछ बिक्री किया गया है
और खतियान में तो चूंकि जितना प्लॉट है वो जितना खिसरा होगा वो आज भी जो खतियान में जो है वही आज भी शो करेगा। उस समय का जो खतियान बना होगा, अगर हम मान लेते हैं कि किसी खतियान में 20 बीघा का ये दर्शाया गया है, तो उस खतियान में 20 बीघा ही होगा। अगर हम उसके अकॉर्डिंग आज करेंगे तो वो, अगर हमको ये पेपर अगर आज नहीं दिखाते हैं कि इसमें से कुछ बिक्री भी किया गया है, तो ये फिर एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ये बात लोगों के द्वारा ये छुपा लिया जाए कि वहां पे बिक्री कर लिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसको घोषित नहीं किया गया है कि हमने बिक्री किया है। तो पुराने खतियान को हम लोग जरूर मान रहे हैं, और पुराना खतियान भी एक आधार है, बहुत महत्वपूर्ण आधार है हमारे लिए। लेकिन हम लोग को ये जानना भी जरूरी है, हमारे कर्मी को ये जानना भी जरूरी है कि उस जमीन में आज तक क्या क्या वेरिएशन हुआ है। ये मान लीजिए कि खतियान में जमीन जो है आपके नक्शे और उसके आधार पे थोड़ा ज्यादा डिसमिल हो जाता है, तो क्या वो सरकार को जमीन चली जाएगी या वो किसके पास रहेगी? और फिर चौहद्दी को लेकर भी एक आ रहा है कि चौहद्दी भी देना है, और वो आदमी है नहीं, उसके सुपुत्र वगैरह हैं। उसमें एक और चीजें आ रही हैं कि लड़कियों को उसमें तो उस समय तो प्रचलन नहीं था, ये तो बाद में आया। तो इन सब को थोड़ा सा एक विस्तृत थोड़ा सा वो कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए कि आखिर लोग करें तो कैसे करें। जी, सबसे जो पहला बात जिस पे हम करते हैं, चौहद्दी। चौहद्दी को लेकर। चौहद्दी हमारे दादाजी का समय में अगर कोई खतियान बना है तो वो तो अलग चौहद्दी है। बात है कि अब आज उसके 50 साल के बाद आज सर्वे किया जाए। अब हो सकता है कि हमारे एक पुश्त या दो पुश्त गुजर चुका है, तो चौहद्दी का मेन, अगर चौहद्दी मांगा जा रहा है तो इसका सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका मोटिव क्या हो सकता है। चौहद्दी का मेन मोटिव ये है कि कहीं भी अगर चौहद्दी एक लैंडमार्क की तरह है, चौहद्दी किसी भी जमीन का एक लैंडमार्क हम लोग मान सकते हैं, जिससे हमको ये पता चले कि वो एक्चुअल खिसरा कौन सा है, जिनके उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पूर्व में ये है और पश्चिम में ये है। तो अगर पुराना समय का अगर चौहद्दी लोगों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसमें कठिनाई ये आएगी कि आज के जो जो रैयत, जो उनके जो वंशानुगत आ रहे हैं, जो जिनके कब्जा में अभी ये जमीन है, वो अपना ये जमीन को अपना जोत रहे हैं। लेकिन हमारा अमीन जो जब वो ग्राउंड पे जाएंगे तो उनको ये पता नहीं है कि कौन किनका जमीन है। आज अगर किसी जो जोत रहे हैं उनको पूरे उनके समूचे गांव के लोग जान रहे हैं, तो अगर आज का अगर चौहद्दी को अगर दर्शाया जाए तो इससे हमारे अमीन को उस जमीन पर पहुंचने में काफी आसानी है। क्यों? क्योंकि गांव में दो चार अगर, जिनको हम लोग पाटीदार बोलते हैं गांव में, जो हमारे या कुछ जगहों पे उनको हम लोग ये भी बोलते हैं, जो हमारे सारे एक खानदान से हो जाते हैं, तो उनके लोग, एक खानदान के लोग तो जान रहे हैं अपने पूर्वजों का नाम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गांव के बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं जान रहे, हमारे परदादा का नाम वो नहीं जान रहे। लेकिन आज जो हमारे जो जोत रहे हैं खेत, उनको गांव के सभी लोग जान रहे। अगर हमारे अमीन अगर किसी गांव में जाते हैं, उनसे अगर पूछते हैं, अगर पुराना जो भी दादा का नाम पे है, अगर उनका नाम लिया जाए तो बहुत कम 100 में से 60 या 70% लोग बता नहीं पाएंगे उस जमीन को। लेकिन अगर आज जो रैयत का जिनका कब्जा है, अगर आज वो जोत रहे हैं उस खेत को, अगर उनका नाम लेके अगर पूछा जाए तो लोग बता सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी चांस ज्यादा है बताने। तो हमारे अमीन को इससे सुविधा होगी उस जमीन पे, जो रियल जमीन है उस पे पहुंचने पे, वो राजस्व हो जाएगा, वो राजस्व का। जी जी। और जमीन अगर खतियान में कुछ डिसमिल बढ़ गया है, वो जी जमीन तो फिर कैसे भूमि सर्वेक्षण में आप उसको लेंगे? किस आधार पर किसको देंगे, या यहाँ बिहार पे भी सरकार को? जी कुछ वहां पे उस तरीके का परेशानी आ रहा है कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा खतियान में 10 डिसमिल का प्लॉट है, लेकिन जब हम खेत पे जब हम मापी करवाते हैं तो 8 ही डिसमिल आता है। सर इसमें बात है कि या तो किन्हीं का जो आजू अगल बगल का जो प्लॉट होगा, या तो वो शिफ्ट हुए होंगे,
बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि मेड़ धीरे धीरे शिफ्ट होकर किन्हीं का जमीन ज्यादा हो जाता है, किन्हीं का जमीन कम हो। जब हम लोग सर्वे करेंगे तो किन्हीं का ऐसा भी आएगा कि जिनका 8 डिसमिल का प्लॉट है, उनका 12 डिसमिल है। तो उनको सारे को हम लोग सर्वे करके देख लेंगे कि किनका ज्यादा आ रहा है, किनका कम आ रहा है। उस हिसाब से अगर जिनका किन्हीं का अगर उसमें एडजस्ट हो जा रहा है तो ठीक है। वरना सर जो भूमि का जो हम लोग भूमि का जितना जो खतियान में है उसको एक मान के नहीं चलते हैं। जो भूमि पे जो उपलब्ध है, जो भूमि एक्चुअल में उपलब्ध है, वहां पे जितना एरिया उपलब्ध है उसी को मान के चलते हैं। जी। और आजकल वंशावली को लेकर बार बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं, तो वो जरा सा क्लियर करें कि वंशावली कैसे तैयार करें और क्या क्या चीज उसमें जरूरी है, प्रपत्र भरने हैं, तो उस पर जरा प्रकाश डालें। और वंशावली के लिए सर हर तरह से लोग अलग अलग तरह की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे लोग मेरे पास भी डेली, अभी हम सिविल में ही बैठे हुए हैं और डेली 200-250 लोग आते हैं हमारे सिविल में सिर्फ यही पूछने के लिए कि सर वंशावली हम कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। विभाग के द्वारा सर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वंशावली मान्य है अगर रैयत अगर खुद से भी एक कागज पे, सादा कागज पे अगर अपना एक वंशावली खुद से भी तैयार करके उसको स्व अभिप्रमाणित कर देते हैं, वो भी मान्य है। ऐसा नहीं है कि वो मान्य नहीं है, और वो मान्य है। और वो मान्य हम लोग को, अब उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि उस वंशावली को रैयत ने सही दिया है या गलत दिया है, इसका जानकारी लेना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब उसको जानकारी हम कैसे लें? अगर अगर किसी रैयत ने अगर अपना एक सादा कागज पे अपना परदादा से लेके अभी तक का सारा अपना वंशावली तैयार करके स्व अभिप्रमाणित करके उन्होंने यहाँ हमारे कार्यालय में जमा कर दी, ये मेरी भूमिका है और ये हमारे लोगों जो भी सर्वेक्षण कर्मी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर राजस्व ग्राम में फिर एक ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा करके ग्राम सभा के माध्यम से वहां पे जनप्रतिनिधि भी उपलब्ध रहेंगे, वहां पे रैयत लोग जितने भी हैं गांव के, कोशिश करेंगे कि सारे लोग उपलब्ध रहेंगे। हम उन्हीं से उन्हीं का वंशावली का हम उन्हीं से हम उनका जांच करवाएंगे। अगर किन्हीं का वंशावली स्व अभिप्रमाणित मेरे पास आया है, हम उन्हीं गांव में उन्हीं राजस्व ग्राम में 100 लोगों के बीच में अगर पूछें कि इनके परदादा जी का क्या नाम है, उन्हीं में से 10 ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे जो उसको प्रमाणित कर देंगे कि हाँ ये उन्हीं के दादाजी। जी, तो गांव की बेटियों ये तो गांव की लोगों के बेटी बीच में ही हम इसको प्रमाण कर ले सकते हैं। इसलिए जी कहीं जी पे भी, जैसा राज्य जी। सरकार का निर्देश है, कहीं पे भी लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो नहीं, खुद से भी एक प्रमाणित स्व प्रमाणित करके वो कार्यालय में, सिविल कार्यालय में जमा करवा सकते जमा कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कहीं भी कोर्ट से या नोटरी से या फिर वो जो सरपंच मुखिया उन लोगों से करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा दे सकते। दूसरी, बेटियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बेटियों का इसमें जिक्र करना तो जरूरी माना गया है, मुझे जैसी जानकारी है। जी। जो नियमावली, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो नियमावली जो तैयार की गई है, उसमें बेटियों की भी वंशावली में नाम देना, बेटी बहन की बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ तक बेटी, अगर वो डेथ कर गई हैं उनका भी नाम देना जरूरी है, या जो जीवित हैं उनका नाम देना जरूरी है, या जो प्रेजेंट सिचुएशन में बेटियां हर हैं? जहाँ पे अगर रैयत, अगर मूल रैयत जो बनने वाले हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पिताजी जीवित हैं, वो मूल रैयत अब बनेंगे हमारे परदादा जी के नाम पे था, तो हमारे पिताजी की जो बहन है उनका नाम उसमें रहेगा, चाहे वो जीवित हैं या डेथ कर गए। वंशावली कभी भी किसी को हिस्सा का अधिकार नहीं देता है। वंशावली देखिए, आज के समय में भी कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें बहुत सारे बहनों ने और बेटियों ने कोर्ट केस किया है जमीन में अधिकार के। तो अगर किन्हीं को अगर जमीन लेना है तो वो तो उसके माध्यम से वो तो ले ही रही है। और कोर्ट बकायदा मानिए न्यायालय का ये आदेश भी है,
वंशावली चूंकि इसलिए दिया जा रहा है उससे ये स्पष्ट हो सके कि कितने कितने उनके वंशज, क्योंकि अगर अगर बेटी भी है, बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार हमारे समाज में दिया गया है, तो सरकार को भी ये जानना जरूरी है कि चूंकि उनके कुल इतने पुत्र या पुत्री हैं, लेकिन ये चीज स्पष्ट है कि वंशावली में कभी भी किसी को हक मिलने का ये अधिकार नहीं देता है। अगर उनको अगर लेना होगा तो वो कैसे भी केस कर करके वो कर ही सकती हैं, लेकिन वंशावली में सरकार का स्पष्ट है, निदेशालय का भी काफी स्पष्ट है कि जो नई नियमावली है उसके अनुसार बेटी का नाम देना अत्यंत जरूरी है, और जिस वंशावली में अगर किन्हीं लोगों ने अगर उनको छुपाया है तो वो वंशावली फिर मान्य नहीं। जी, तो भूमि सर्वेक्षण में या शिविर में कौन कौन अधिकारी जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं? भूमि सर्वेक्षण में हमारे जैसे हमारे अगियाव ब्लॉक अंतर्गत, हमारे अगियाव अंचल अंतर्गत कुल 72 राजस्व ग्राम है और 15 पंचायत है। हमने अपने सारे अमीनों को 5-5, 6-6 राजस्व ग्राम करके उनको जिम्मेदारी दे दी है। वो सारे राजस्व ग्राम को उनको अलॉटेड कर दिया है, टैग कर दिया है। जब भी वो ग्राम सभा भी करते हैं तो वो भी जाते हैं, हमारे कानून वो भी जाते हैं और हम खुद भी वहाँ पे उपस्थित हैं। अमीन भी जाते हैं? जी, अमीन भी रहते हैं, कानून भी रहते हैं, संबंधित मौजा के जो अमीन हुए उनको तो उपस्थित रहना ही है। उनके साथ हमारे कानून जो है वो भी उपस्थित रहते हैं और हम खुद भी स्वयं भी वहाँ पे उपस्थित हैं। तो प्रपत्र को जमा कराया जा रहा है अभी, या केवल शिविर में परामर्श दिया जा रहा है? नहीं, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 है। जो प्रपत्र 2 है वो स्वघोषणा का प्रपत्र है और प्रपत्र 3 एक जो है वो वंशावली का। तो ये जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हम लोग इसको जमा कर भी रहे हैं और इसको पोर्टल पे भी अपलोड करवा रहे हैं। जितने प्रपत्र हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, उनको हम लोग जमा भी ले रहे हैं और उसको पोर्टल पे भी अपलोड कर रहे हैं। पोर्टल पे वो सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है? जी, पोर्टल पे भी क्या है पोर्टल या वेबसाइट का क्या एड्रेस है? पोर्टल है dlrs.bih.gov.in। इस पोर्टल पे से लोग अपना प्रपत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको फिल करके सबमिट भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन का भी इस पोर्टल पे ऑनलाइन का भी दिया गया है लोगों को जरूरत के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, जो नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको यहाँ पे फिजिकल वे में प्रेजेंट होना ही होना, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपना प्रपत्र डाउनलोड कर ले, प्रपत्र वहां से डाउनलोड कर ले 2 और 3 उसको फिल कर ले और डॉक्यूमेंट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास मिनिमम या मैक्सिमम जो भी उपलब्ध है उसके साथ वो पोर्टल पे ही उसको अपलोड करते हैं। वो संबंधित राजस्व मौजा के जो अमीन होंगे उनके पोर्टल में वो ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। बाहर रहने वाले, क्योंकि बिहार से बहुत ज्यादा लोग पलायन किए हुए हैं, तो उनको आने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं आप। आपने ये भी बताया कि अगर कोई कागजात अधूरे हों या रसीद लेटेस्ट ना हो तो भी मतलब वो जितना है कम से कम लाएं, आप लोग उनको हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। मोटा मोटी ये जानना चाहेंगे कि भूमि सर्वेक्षण में कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और कौन कौन से आवश्यक नहीं? भूमि सर्वेक्षण में जैसा हमने पहले बताया, दस्तावेज में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, एक खतियान है, वंशावली है, अगर करंट रसीद उपलब्ध है वो है, जमाबंदी संख्या अगर किन्हीं के पास उपलब्ध है वो है। जितने भी आपके पास जितने भी ज्यादा से ज्यादा अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उसकी अगर छाया प्रति आप हमें उपलब्ध कराते हैं फॉर्म के साथ, तो वो हमारे लिए आसानी होगा और हमारे लोगों के लिए आसानी होगा कि वो काम को हम लोग तेजी से कर पाएंगे। क्योंकि किन्हीं का अगर जितना कम दस्तावेज, किन्हीं का अगर सिर्फ रसीद है किन्हीं के पास, तो उसको हमारा ये कर्तव्य है कि उसका हम लोग अच्छे तरीके से जांच करें।
तो अगर रसीद है तो रसीद का जांच करना हमारा कर्तव्य है। उसको जिला से भी हम लोग जांच करवा सकते हैं, जिला से भी जांच कर सकते हैं, अंचल कार्यालय से भी जांच कर सकते हैं। जिनके पास ज्यादा अगर डॉक्यूमेंट है तो उनका तो ज्यादा ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट में अगर किसी में खेसरा अगर डिनोट नहीं किया है, ऐसे भी रसीद है जिनमें खेसरा डिनोट नहीं, खाता संख्या लिखा हुआ है, खेसरा संख्या की जगह पे 0 लिखा है। तो उनका अगर कोई किसी और प्रकार का दस्तावेज है, वो हमारे पास है, तो हम उससे हम उनकी जानकारी निकालेंगे। जी, अंचल मुझे से लगता है कि संपर्क करके या फिर जिला के माध्यम से हम लोग ये जानकारी उनका जी, अपने शिविर में उपलब्ध करवा देंगे। मैं रत्नेश जी, मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक मोटा मोटी जानकारी जो है भूमि सर्वेक्षण की यहाँ पर देने का प्रयास किया है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर। जो मैं पूछ नहीं पाया, ऐसी कौन सी जानकारी शिविर में लोग आते हैं और इंक्वायरी करते हैं और आप लोग उनको बताते हैं, वो भी मैं चाहूंगा कि आप इस लोग जो अभी हमारे पास आ रहे हैं, करीब 200 से 250 300 लोग प्रतिदिन हमारे शिविर में हैं और वो जानकारी लेने के लिए भी आ रहे हैं, दस्तावेज जमा करने के लिए भी आ रहे हैं। तो जो जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं उनको हमने हर राजस्व ग्राम जिनको भी अमीन को अलॉट किया है, उन सारे अमीन के हिसाब से उनका नंबर यहाँ पे हमने लगवा दिया है। जिनका भी जो राजस्व ग्राम होता है उनके पास वो चले जाते हैं, क्या क्या दस्तावेज उनको देना है, कैसे उनको तैयार करना है, ये सारी जानकारी अमीन के द्वारा दे दी जाती है उनको। और हमारे पास अगर आते हैं तो मेरे माध्यम से भी उनको ये सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाती है, क्योंकि रैयत लोग में अभी उनको सबसे ज्यादा जानकारी तो वंशावली को लेके आते हैं। कुछ लोग अपने पुराने दस्तावेज लेके भी आते हैं कि सर ये इसको क्या करें, तो उनको सारी जानकारी हम उपलब्ध करवा देते हैं कि जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है आज के समय में, उतना डॉक्यूमेंट आप उसको एक छाया प्रति उसका निकलवा लें, उसके साथ एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी निकलवा लें और फॉर्म प्रपत्र 2 और 3 एक ले लें। उसको आप यहीं पे सिविल में ही भर लें। अगर जहाँ पे आपको दिक्कत होती है संबंधित अमीन से आप पूछ के भर लें या आप हमसे पूछ के भर लें। कानून वो भी हमारे उपलब्ध है, उनसे भी पूछ के भर सकते हैं और भर के आप तुरंत आप अगर आप चाहें आप तुरंत जमा कर सकते हैं। उनको सारी जानकारी के साथ-साथ वो यहाँ पे ही सारी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि उन्हें कहीं पे भी फिर यहाँ से बाहर जाके पूछने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत तरह के लोग, बहुत तरह की बातें अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या बहुत तरह के लोगों के द्वारा बहुत तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। जिसमें सच्चाई गलत भी बातें हैं, सही भी बातें हैं। जो सही है उसके लिए भी लोग पूछने आते हैं क्या ये सही है? उनको बता दिया जाता है कि ये बिल्कुल सही है। अगर गलत है तो उनको ये साफ बता दिया जाता है कि ऐसा किसी प्रकार का कोई ये बात नहीं है, आप इसको फॉर्म भर के आप इसको जमा करें। रत्नेश जी, आपने आधार कार्ड की बात की है, तो जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके आधार कार्ड तो गांव वाले एड्रेस के नहीं होंगे, तो जी। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नहीं, आधार कार्ड कभी भी हमारा ये इसका आधार ये नहीं देता है कि हम यहीं के रहने वाले हैं या नहीं। आधार कार्ड तो हम बाहर अगर रह रहे हैं तो मेरा आधार कार्ड बाहर में भी बन सकता है, तो उससे कोई भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। उसमें अगर आधार कार्ड कहीं पे भी बाहर का भी है तो उससे भी किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। जहाँ का भी आधार कार्ड है आप उसका फोटोकॉपी करके सारा जितना भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उस पे आप 100 अभी प्रमाणित कर दें, खुद से साइन कर दें और उसको जमा कर दें सीधे। रत्नेश जी, एक चुनौती आप लोगों के साथ भी होगी, क्योंकि जब अभी तो आप जमीन पे नहीं जा रहे हैं ना, अभी तो शिविर लगा रहे हैं। लेकिन जब जमीन पे जाएंगे आप या आपके अधिकारी कानूनगो अमीन वगैरह जो जाएंगे, तो वहां पर क्या आपको बिहार पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन की भी कोई है? क्योंकि वहां वाद विवाद होने की संभावना बनती है, अक्सरहा ऐसा देखा जाता है। सर विभागीय पत्रांक 13,167 हमारे जो सचिव महोदय हैं उनके द्वारा एक पत्र सारे जिलों को दिया गया है। उनके माध्यम से दिया गया है कि सभी सिविल कार्यालय में सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि यह जमीन से जुड़ी हुई हम लोग समस्या का और उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है खतियानी, उसको तैयार करने का हम लोग विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार करेंगे। तो इसमें बहुत तरह के लोग हैं और बहुत तरह के लोग यहाँ पे आएंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हिंसक हो जाएं,
बहुत तरह के वाद विवाद भी होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमारे माध्यम से जो हमारे जो नजदीकी थाना अध्यक्ष हैं, हम उनको भी एक पत्र अपने माध्यम से भी भेज दिए हैं और हमारे बंदोबस्त कार्यालय आरा से भी एक पत्र दे दिया गया है सभी जितने भी हमारे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनको भी दिया गया है, डीएसपी सर लोग को भी दिया गया है। सुरक्षा मुहैया के लिए दिया गया है पत्र। जी हम आपके प्रोटेक्शन की चिंता करते हैं, तो हम जो ग्रामीण हैं उनकी भी चिंता करते हैं कि आपके अधिकारी अगर क्योंकि नापी जोखी होगी जमीन की, तो उसमें जो है वो कुछ गड़बड़ी करने की भी आशंका, क्योंकि अधिकारी भी जो हैं वो भी कोई धुले नहीं रहते हैं। तो ग्रामीणों की ओर से भी हम उनको भी प्रोटेक्शन के लिए जानना चाहेंगे, फिर ग्रामीण क्या करेंगे अगर वो एनवायर्ड हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं है आपके सर्वेक्षण से, तो फिर वो क्या करें? हमारे अमीन जब फील्ड में जब उतरेंगे, जब विशेष सर्वे का काम जब फील्ड में हमारा जब शुरू हो जाए, हमने अपने सभी शिविर में अपने हमारा नंबर, हमारे कानूनगो का नंबर, सभी का नंबर हमने बकायदा शिविर में पेंटर बुला के उनका नंबर हमने कहा है कि एक डिस्प्ले करा दिया जाए। किन्हीं विलेयत को अगर किसी प्रकार की अगर इस तरह का अगर उनसे अगर किसी तरह का अगर डिमांड किया जाता है, किसी भी प्रकार की अगर उनको परेशानी है, तो वो निसंकोच हमें इसकी जानकारी दें। और जब वो हमें जानकारी देंगे, तो हम उसकी सत्यता की जांच भी जरूर करवाएंगे। अगर किसी प्रकार की उसमें कोई अगर दोषी अगर हमारे लोग अगर पाए जाते हैं, हमारे सर्वे कर्मी पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर निसंदेह कार्रवाई की जाएगी और उसकी अनुशंसा भी हमारे द्वारा मुख्यालय को कर दी जाएगी। जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि पॉजिटिव मीडिया ने हर पक्ष की जानकारी लेने की कोशिश की है। हम कितना कामयाब रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि हम इस तरह के जनोपयोगी जानकारी जो है वो लगातार आपको देते रहें। पॉजिटिव मीडिया हर पक्ष के लिए जानकारी मुहैया कराता है, और ये सकारात्मक भारत उदय का वैश्विक आंदोलन 10वें साल में प्रवेश कर गया है। और श्री रत्नेश भारती जी, जो बिहार सरकार के विशेष सर्वे सहायक बंदोबस्त अधिकारी सह शिविर प्रभारी अगियाव प्रखंड भोजपुर बिहार के हैं, आपने समय दिया आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को, आरजेएस पीबीएच को। इसके लिए रत्नेश जी हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।